गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में अपन ने पढ़ा धर्मवीर भारती जी का ठेले पर हिमालय निबंध ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी का। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ाया कि जिस प्रकार उन्होंने बताया कि जो बादल है, जो शिखर है, उसका स्वभाव कैसा है, बाल मन के अनुरूप। बाल मन यानी बच्चे के मन के अनुरूप उनका स्वभाव शिखर का, बर्फ के शिखर का, पर्वत, शिखर यानी पर्वत का स्वभाव कैसा है, बाल मन के अनुरूप। और बादल क्या है, बादल हैं खिड़की की तरह। जिस प्रकार अपन बच्चे को कमरे के अंदर रखते हैं और वह खिड़की से झांकता है, उसी प्रकार जो पर्वत शिखर है वह बादलों की खिड़की से झांक रहा है, देख रहा है। कभी बादल आगे आ रहे हैं, कभी हट रहे हैं। जिस प्रकार कि एक छोटा बच्चा है वो खिड़की से देखता है, नीचे देख रहा है, कभी वह बंद कर रहा है खिड़की को, कभी वह खोल रहा है। उसी प्रकार बादल कभी आगे आ रहे हैं उस पर्वत शिखर के, बर्फ के पर्वत शिखर के, कभी आगे आ रहे हैं, कभी पीछे हट रहे हैं, यानी ऊपर उठ रहे हैं। कभी आगे आते हैं तो दिखाई नहीं देता है और कभी ऊपर उठते हैं तो वह बर्फ का पर्वत शिखर हमें दिखाई देता है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ाया कि धर्मवीर भारती जी ने बताया कि कौसानी की जो क्यूलर घाटी है, कौसानी गांव की जो क्यूलर घाटी है वह कितनी मनोरम है, कितनी दर्शनीय है, कितनी मनोरम और कितनी दर्शनीय है। वहां जो हरियाली फैली है वह किसकी तरह है, वह एक कालीन की तरह। वह जो हरियाली है एक कालीन की तरह। और कवि को ऐसा लग रहा है कि इस धरती पर, कौन सी धरती पर, कौसानी की धरती पर, क्यूलर घाटी के अंदर मुझे पांव से जूते खोलकर ही उतरना चाहिए। कि ऐसी मनोरम और सुंदर धरती पर मुझे जूतों सहित नहीं चलना चाहिए। मुझे अपने जूते उतारकर पांव को पोंछकर फिर इस धरती पर मुझे अपने पैर रखने चाहिए। इस प्रकार इतने मनोरम दृश्य को धर्मवीर भारती जी ने पिछली क्लास में अपन ने पढ़ाया कि किस प्रकार इतने मनोरम दृश्य को धर्मवीर भारती जी ने बताया है। अब उससे आगे पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया। हिम दर्शन यानी बर्फ के दर्शन, एक क्षण यानी एक सेकंड के लिए। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि उस एक क्षण बर्फ के दर्शन ने जाने हमें कितना जोश भर दिया। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंतर होना यानी गायब होना, छूमंतर होना यानी गायब होना। खिन्नता यानी अन्य मनस्ता, यानी कि किस प्रकार सारी खिन्नता उस बर्फ के पहाड़ को, हिम दर्शन यानी बर्फ के दर्शन को, बर्फ को देखना, बर्फ के दर्शन करना, कि उस एक क्षण बर्फ के दर्शन ने उनकी, किनकी, धर्मवीर भारती जी की सारी खिन्नता, निराशा और थकावट सब के सब गायब हो गए। उस एक क्षण हिम के दर्शन से हम सब आकुल हो उठे। आकुल यानी व्याकुल। अभी ये बादल छट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे धीरे खिसका देगी और तब निरावृत यानी बिना आवृत के। आवृत होता है यानी पर्दा, निरावृत यानी बिना आवृत के, बिना पर्दे के। कि ये जो सारा पर्दा है, बादलों का जो पर्दा है, जो हिमालय पर्वत शिखर के सामने आ रहा है, बादलों रूपी पर्दा, वह अभी हमारे सामने से हट जाएगा। वह बादलों का पर्दा अभी हमारे सामने से हट जाएगा और हम फिर हिमालय के दर्शन करेंगे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा। कभी सोच रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि अभी ये जो बादल हैं ये क्या हो जाएंगे, छंट जाएंगे यानी दूर हो जाएंगे और हिमालय जो हमारे सामने बिना आवर्त के, बिना पर्दे के खड़ा होगा। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे धीरे किसका देगी। असीम यानी बहुत ज्यादा। कि ये जो सौंदर्य है, ये जो हिमालय का सौंदर्य है,
यह जो हिमालय का सौंदर्य है, सौंदर्य राशि यानी अपार सौंदर्य, यह जो हिमालय का अपार सौंदर्य है, यह अपना घूंघट धीरे धीरे हटा लेगा और हमारे सामने हिमालय वैसा का वैसा दिखाई देगा। जो हिमालय का सौंदर्य है वह हमारे सामने दिखाई देगा। जिस प्रकार कोई घूंघट के अंदर एक स्त्री रहती है और उसका सौंदर्य उसके अंदर छिपा रहता है, तो वह सौंदर्य कब दिखाई देता है? जब वह घूंघट उठाती है। उसी प्रकार यहाँ से जो घूंघट खिसकेगा, बादलों रूपी घूंघट जो धीरे धीरे खिसकेगा, तो हिमालय का जो अपार सौंदर्य है वह किसके सामने आएगा? कवि के सामने आएगा। सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। और यह सोचकर धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कोसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिए। शुक्ल जी शांत थे। अब किसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था? जोर जोर से धड़क रहा था धर्मवीर भारती जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था इस हिमालय को देखने के लिए। इस हिमालय के बर्फ के पहाड़ों को देखने के लिए धर्मवीर भारती जी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और जो उनके दोस्त थे शुक्ल जी, वो शांत स्वभाव से बैठे थे। वो केवल मेरी ओर, यानी धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं ये बात, कि वे केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे। कि जो शुक्ल जी हैं धर्मवीर भारती जी के दोस्त, वो धर्मवीर भारती जी की ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा रहे थे। जिसका क्या अभिप्राय था? जिसका अभिप्राय यह था कि धर्मवीर भारती जी पहले कोसानी आने से पहले इतने मुंह लटकाए हुए बैठे थे कि जाने कहां पर आ गए और हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। जिस सोच को लेकर हम यहां पर आए थे वह चीज हमें दिखाई नहीं दी। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान साहब ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं साहब। 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़ रहे, बर्फ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो डाक बंगला था जहाँ पर धर्मवीर भारती जी और उनके दोस्त रुके थे, वहाँ के लोग, वहाँ पर काम करने वाले लोग, उन्होंने उन्हें बताया कि साहब आप लोग बहुत खुशकिस्मत है, कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है साहब। यहाँ 14 टूरिस्ट, कि साहब आपके आने से पहले 14 टूरिस्ट आकर एक हफ्ते यहाँ पर पड़े रहे यानी बैठे रहे। बोले कि साहब आपके आने से पहले यहाँ 14 टूरिस्ट हफ्ते भर के लिए बैठे रहे, लेकिन उन्हें बर्फ नहीं दिखी। और आपके आते ही आपको बर्फ के दर्शन हो गए, हिमालय की सफेद बर्फ के दर्शन हो गए। आप तो खुशकिस्मत हो साहब। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं कि आप जब आज आए हो और आते ही आपको बर्फ दिख गई, तो अब ये आसार हो रहा है कि बर्फ अब जल्दी ही और दिखेगी, यानी खुलने के आसार हो रहे हैं। जो ये पर्दा है ये हटने का आसार हो रहा है। जो ये आवरण है, जो हिमालय के आगे बादलों का आवरण है, यह आवरण हटने के आसार हो रहे हैं और आपको हिमालय की बर्फ वैसी की वैसी दिखाई देगी। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एक टक सामने देखते रहे। अब डाक बंगले के अंदर धर्मवीर भारती जी और उनके दोस्त ने क्या रख दिया? सामान रख दिया और बैठ गए, बरामदे में बैठ गए। वही सामने बरामदे में बैठ गए, रूम में नहीं गए, बरामदे में बैठ गए और एक टक यानी बिना पलक झपकाए सामने देखते रहे। क्या देखते रहे? बिना पलक झपकाए, कि कब ये बादल हटे और कब हमें वापस उस बर्फ के दर्शन हो, उस हिमालय, धवल हिमालय, सफेद हिमालय के हमें दर्शन हो और उस बर्फ के हम दर्शन करें। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिमरेखाएं अनावृत हो रही थी। अब धर्मवीर भारती जी क्या कह रहे हैं कि बादल है जो धीरे धीरे एक साइड में हो रहे थे, धीरे धीरे उतर रहे थे और एक एक कर
और एक एक कर जो भी हिम रेखाएं यानी बर्फ की जो रेखाएं हैं वह अनावर्त यानी बिना आवर्त के, बिना अनावर्त यानी बिना आवर्त यानी आवरण कि बिना आवरण के दिखाई दे रही है, बिना पर्दे के बेपर्दा हो रही है। अब वो हिम रेखाएं जो क्या हो रही है, बेपर्दा हो रही है, बिना आवरण के हो रही है। मेघ शिखरों की हिम रेखाएं अनावर्त हो रही है। द्रवीर भारती जी कह रहे हैं कि बादल है जो क्या है कि नीचे उतर रहे, छंट रहे हैं, और जो हिम रेखाएं हिमालय की जो बर्फ की रेखाएं हैं, जो बर्फ के पहाड़ हैं, वो बेपर्दा हो रहे हैं, बिना आवरण के हो रहे हैं, और वो धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। और फिर सब खुल गया, और उसके बाद में बिना आवरण के होते होते सारे के सारा जो बादल है वो नीचे उतर गए और सारा का सारा हिमालय दिखाई देने लगा। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। कवि क्या कह रहे हैं धर्मवीर भारती जी की, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। अब हिमालय की चोटियों के बारे में वो कह रहे हैं कि यह जो हिमालय की चोटियां यह बाईं ओर से शुरू होती हैं, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य यानी अनंत तक, शून्य यानी आकाश, आकाश को शून्य भी कहते हैं, कि गहरे मतलब दूर अनंत तक धंसती जाती हुई हिम शिखरों की, हिम शिखर यानी बर्फ के पहाड़, शिखर यानी पर्वत, कि बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर गहरे शून्य में धंसती जो हिमालय की रेखाएं, हिमालय पर्वत है, वह बाईं ओर, कवि ने देखा कि वह बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर दूर अनंत तक यानी जहां तक उनकी दृष्टि दिखाई दे रही थी उससे भी आगे तक, जहां उन्हें दिखाई दे रहा था उससे भी आगे तक, दूर अनंत तक गहरे शून्य में धंसती जा रही थी हिम शिखर यानी बर्फ के पहाड़, बर्फ के पर्वत, जो कैसे है उबड़ खाबड़, कहीं नीचे है कहीं ऊंचे है, ऊंची नीची भूमि एक समान नहीं है, बर्फ के पहाड़ एक समान नहीं है, वो ऊंचे नीचे इसलिए उनको क्या कहा गया है, उबड़ खाबड़ रहस्यमय रोमांचक श्रृंखला। ये उबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे पर्वत, हिम शिखर, बर्फ के ऊंचे नीचे पर्वत, वो क्या है, रहस्यमय और रोमांचक यानी रोमांचित प्रतीत होने वाली ये श्रृंखलाएं क्या है, बाईं ओर से शुरू होकर दाईं ओर अनंत तक दिखाई दे रही है। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह अगर बता पाता तो यह खरोंची, यह पीर ही क्यों रह गई होती। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, यह भावनाएं मैं बयां नहीं कर सकता, यानी बता नहीं सकता, उनको अपनी जुबान पर नहीं ला सकता। अगर यह भावना मैं बता पाता तो यह क्या रह गई होती, एक पीर यानी पीड़ा ही रह गई होती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन का क्या अर्थ होता है, संवेदन का अर्थ होता है अनुभूति, कि सिर्फ एक धुंधली सी अनुभूति, इसका अवश्य था कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी और सारे संघर्ष और सारे अंतर्द्वंद किसे कहते हैं कि मन में स्थित, अंतर्द्वंद का अर्थ होता है मन में स्थित परस्पर विरोधी विचार। अंतर्द्वंद यानी मन में जो, अपने मन में जो परस्पर विरोधी विचार हैं स्थित, अपने मन में जो परस्पर विरोधी विचार हैं उन्हें कहते हैं अंतर्द्वंद। सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं, कि सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन, कि सिर्फ एक धुंधली सी अनुभूति भावनाओं को बता पाना, लेकिन कहता है कि मन में उठने वाली भावनाओं को बता पाना संभव नहीं था। जिस प्रकार बर्फ की सिल के सामने, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार जो बर्फ की सिल्ली होती है उसके सामने खड़े होते हैं तो जो ठंडी ठंडी भाप लगती है, उसी प्रकार हिमालय का ठंडापन उनके माथे पर पड़ रहा था।
कि जिस प्रकार अपन बर्फ के सामने खड़े होते हैं और जो ठंडी ठंडी भाप हमारे मुंह पर लगती है, उसी प्रकार जैसे हमें हिम दर्शन यानी बर्फ के दर्शन हुए तो हिमालय से आने वाली ठंडी ठंडी हवा हमारे माथे पर पड़ रही थी मुंह पर, वैसे ही हिमालय की शीतलता माथे को छू रही थी और उसी प्रकार हिमालय की जो शीतलता जो ठंडापन है वह हमारे माथे को छू रहा था। हिमालय का ठंडापन हमारे माथे को छू रहा था और उसी समय हमारे जितने भी संघर्ष हैं, उसी समय हमारे जितने भी संघर्ष हैं और सारे अंतर्द्वंद जो मन में उठने वाले विरोधी विचार हैं, सारे संघर्ष और सारे मन में उठने वाले विरोधी विचार और सारे ताप यानी दुख जैसे क्या हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। अंतर्द्वंद यानी मन के अंदर विरोधी विचार, ताप यानी दुख और संघर्ष यानी संघर्ष कि कवि कह रहे हैं कि उस समय उस धवल सफेद हिमालय को देखकर हमारे मन के जो संघर्ष थे और मन में जो विरोधी विचार उठने वाले थे, जो विरोधी विचार हमारे मन में उठते हैं वो और जो सारे दुख हैं वो क्या हो गए, नष्ट हो रहे थे। क्यों पुराने साधकों ने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे और हिमालय जाते थे, यह पहली बार मेरे समझ में आ रहा था। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार दैहिक साधक यानी तपस्वी ऋषि, साधक किसे कहा गया है, तपस्वी ऋषि को कहा गया है। दैहिक यानी देह का अर्थ होता है शरीर, दैहिक यानी देह संबंधी शारीरिक, दैविक देव यानी देवता और दैविक का अर्थ होता है देवता संबंधी, भौतिक यानी सांसारिक, भौतिक किसे कहते हैं, सांसारिक को कहते हैं। और सम्मित किसे कहते हैं, सम्मित का अर्थ होता है शांत। सम्मित का क्या अर्थ होता है, शांत। कि क्यों पुराने साधकों ने, कि जिस प्रकार जो हमारे पुराने साधक है, पुराने ऋषि हैं, उन्होंने दैहिक दैविक और भौतिक कष्टों को ताप कहा। ताप यानी दुख, ताप का अर्थ होता है दुख, गर्मी, दुख। कि किस प्रकार हमारे जो पुराने साधक थे, ये पुराने ऋषि मुनि थे, उन्होंने दैहिक यानी शारीरिक संबंधी, देवता संबंधी और सांसारिक कष्टों को दुख कहा था और उसे शांत करने के लिए वे हिमालय जाते थे। यह बात कवि के अब समझ में आई है। हिमालय के इस रूप को देखने के बाद कवि के समझ में आई है कि किस प्रकार जो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि हैं वो शारीरिक दैविक यानी दैहिक दैविक और भौतिक यानी सांसारिक कष्टों को दूर करने के लिए, कष्टों को शांत करने के लिए, सम्मित यानी शांत करना, कष्टों को शांत करने के लिए किस प्रकार वे हिमालय जाते थे। यह बात कवि को अब समझ में आ रही है। पहली बार कवि कह रहे हैं कि यह पहली बार बात मेरे समझ में आई है। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में क्षितिज पर उदित हुआ कि, और अकस्मात यानी अचानक ही एक दूसरा और तथ्य मेरे मन में यानी धर्मवीर भारती जी कह रहे हैं कि एक दूसरा तथ्य मेरे मन में उदित हुआ। उदित यानी उदय हुआ। क्षितिज यानी जहां पर पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलन स्थान होता है उसे कहते हैं क्षितिज। कि किस प्रकार क्षितिज पर, किस प्रकार मेरे मन के अंदर एक और दूसरा तथ्य क्षितिज, मन के क्षितिज पर उदित होता है। कितनी पुरानी है यह हिम राशि, कि यह जो हिम राशि यानी यह जो बर्फ की लड़ियां हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, यह कितने पुराने हैं। कि यह जो बर्फ की राशि हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, कितने पुराने हैं। जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। कि जाने कि न जाने कितने सालों से, कितने करोड़ों सालों से यह जो बर्फ की राशि है, बर्फ के पहाड़ है, यह जो बर्फ की लड़ियां हैं, यह इन हिम शिखरों पर यानी बर्फ के पहाड़ों पर, पर्वतों के शिखरों पर न जाने कितने करोड़ों सालों से यहाँ पर जमा है। अविनाशी यानी जिनका कोई भी नाश नहीं कर सकता। कि इन शिखरों पर, इन पर्वतों पर न जाने कितने करोड़ों सालों से यह जमा है। कुछ विदेशियों ने इसलिए हिमालय की इस बर्फ को कहा है चिरंतन हिम यानी एक्सटर्नल स्नो। और इस हिमालय की इसी बर्फ की विशेषता के कारण हमारे कुछ विदेशियों ने इसे किसकी संज्ञा दी है,
एटर्नल स्नो यानी चिरंतन हिम, जो सदा से जमी हुई बर्फ है, जो सदा से ही इस हिमालय की चोटियों पर जमी है, उसे कहते हैं एटर्नल स्नो। कभी न खत्म होने वाली, सदा जमी रहने वाली बर्फ, एटर्नल स्नो यानी सदा जमी रहने वाली बर्फ का है। और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा है। सुदूर यानी दूर, शिखर यानी पर्वतों की जो चोटियां, दूरवर्ती जो पर्वतों की जो चोटियां हैं। दर्रा होता है संकीर्ण रास्ता, एकदम पतला सा रास्ता, दो पहाड़ों के बीच का जो संकरा रास्ता होता है उसे कहते हैं दर्रा। ग्लेशियर कहते हैं बर्फ के पहाड़ों कहते हैं ग्लेशियर। ढलान, घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा है कि घाटियां अस्पष्ट दिखाई दे रही है। उनके धुंधले प्रकाश में दूरवर्ती पर्वत चोटियों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल और घाटियां कैसी दिखाई दे रही है? अस्पष्ट सी दिखाई दे रही है। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं। अनंत काल से इन सोने बर्फ ढके दरों में सिर्फ बर्फ के अंदर हु करते बहते रहे हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कवि कह रहे हैं कि आतंकित मन, कि उनका मन है जो अशांत हो रहा है। उनका मन कैसा हो रहा है? अशांत मन हो रहा है। और उस अशांत मन से उन्होंने सोचा कि पता नहीं इस धरती पर, इन पर्वत शिखरों पर, इन हिमालय के जो बर्फ के पहाड़ हैं, बर्फ के पर्वत शिखर हैं, उन पर कभी मनुष्य के पैर पड़े हैं या नहीं पड़े। मनुष्य के चरण यानी पैर, चरण कभी पड़े हैं या नहीं पड़े। अनंत काल यानी बहुत सालों तक इन सुने बर्फ के दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हु करते बह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है जो बहुत पुराने समय से यह जो बर्फ के पहाड़ हैं कैसे हैं, सुने हैं। और यहाँ के जो दर्रे, यहाँ के जो रास्ते, संकीर्ण रास्ते, दर्रे यानी संकीर्ण पतला रास्ता, यहाँ के जो संकीर्ण पतले रास्ते हैं वो किससे ढके हैं? बर्फ से ढके हैं। और बर्फ के अंदर बर्फ की आंधी कैसे बह रही है? हु करती बह रही है। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको एक बार फिर ये पढ़ना है। थैंक यू।